स्वागत है आप सबका आपकी अपनी YouTube चैनल पास्ट प्लस विद रूप पर। आज हम आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लाए हैं बायोलॉजी का, क्लास 10th की बायोलॉजी का पहला चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस। उम्मीद करते हैं कि आप इस लेक्चर सीरीज को बहुत ही पसंद करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करोगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लाइफ प्रोसेसेस को समझते हैं। क्या लगता है आपको, लाइफ प्रोसेस कोई बड़ा कंसेप्ट होगा, कोई बारीक सा कंसेप्ट होगा? बिल्कुल भी नहीं, बड़ा ही आसान है। इस सवाल का जवाब मैं नहीं बल्कि तुम खुद दोगे। अगर मैं आपसे ये कहूं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी खाना पीना छोड़ दे, सांस लेना बंद कर दे और अपनी बॉडी में जितने वेस्ट है उनको निकालना बंद कर दे, क्या वो जिंदा रह पाएगा? डेफिनेटली नॉट। आपका जवाब ना होगा। तो सोचिए, आपने लाइफ प्रोसेस का जवाब खुद दिया। लाइफ प्रोसेसेस ऐसे ही कुछ बुनियादी काम होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है खुद को जिंदा रखने के लिए। जी हाँ, उसी को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है? लाइफ प्रोसेसेस और द बेसिक एक्टिविटीज performed by a living organism to stay alive, to grow, and to maintain लाइफ। क्या कहा मैंने? लाइफ प्रोसेसेस वो बुनियादी एक्टिविटीज है जो एक ऑर्गेनिज्म करता है जिसकी वजह से वो खुद को जिंदा रखता है। जी हाँ, इसी को हम लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम देखेंगे, जो मैं अभी तक कह रहा था, खाना पीना, जिसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। जैसे न्यूट्रिशन है, जैसे रेस्पिरेशन है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, या एक्सक्रीशन। ये सब इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस है। इनमें से अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करना छोड़ दे, रेस्पिरेशन करना छोड़ दे, ट्रांसपोर्टेशन जैसे एक्टिविटीज करना बंद कर दे, या एक्सक्रीशन जैसे एक्टिविटीज करना बंद कर दे, तो डेफिनेटली वो अपनी लाइफ को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो बिल्कुल लेमन्स लैंग्वेज में हमने समझा, जो कोई भी एक्टिविटी एक ऑर्गेनिज्म करता है, कोई भी एक्टिविटी जिससे वो खुद को जिंदा रखता है, वही लाइफ प्रोसेस बनता है। आई होप इतना समझ में आया आपको। अब सवाल ये उठता है कि ये लाइफ प्रोसेस कौन करता है? जाहिर सी बात है, लाइफ प्रोसेस एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म तो लाइफ प्रोसेस कर ही नहीं सकता। अब हम किन ऑब्जेक्ट्स को, किन चीजों को लिविंग ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं और किन को नॉन लिविंग्स कह सकते हैं? कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं लाइफ के, जिसकी बिना पे हम किसी ऑब्जेक्ट को लिविंग ठहराते हैं और किसी ऑब्जेक्ट को नॉन लिविंग कंसिडर करते हैं।
अब वो जो बेसिक क्राइटेरिया होता है, जैसे हम बोलते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनकी वजह से हम इनको लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जैसे ये क्या करने चाहिए, ये न्यूट्रिशन करनी चाहिए, इनकी बाज़ाब्ता ग्रोथ होनी चाहिए, ये रिस्पॉन्स शो करनी चाहिए, या जिसे हम बोलते हैं इरिटेबिलिटी, दिस शुड रिस्पॉन्स टू एनी स्टिमुलस, या ये होम्योस्टैसिस मेंटेन करनी चाहिए, यानी ये इंटरनल फेवरेबल एनवायरनमेंट मेंटेन करनी चाहिए डिस्पाइट द चेंजेस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, या ये खुद की डैमेज्ड सेल्स को रिपेयर करनी चाहिए। इनकी बहुत ज़्यादा मूवमेंट होनी चाहिए, बी दैट मॉलिक्यूलर मूवमेंट। अगर हम देखेंगे ये सब चीजें नॉन लिविंग्स कर ही नहीं सकते। तो अगर हम डेफिनेशन देखेंगे एक लाइफ की एज पर द, अगर हम पहले एक डिक्शनरी के हिसाब से देखेंगे डिक्शनरी लाइफ को कैसे डिफाइन करती है, उसके बाद हम कहेंगे बायोलॉजी यानी कि साइंटिस्ट ने लाइफ को किस तरह से डिफाइन किया। तो दोनों की डेफिनेशन हम लेंगे। पहले समझते हैं कि एज पर द डिक्शनरी लाइफ क्या है। लाइफ वो खुसूसियत है जो एक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म से डिफर करती है। लाइफ इज अ प्रॉपर्टी दैट distinguishes living organism from non-living organism। यानी ये एक खुसूसियत है जो डिस्टिंग्विश करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये जो है कुछ अनक्लियर रहती है एक कॉमन इंसान के लिए भी। इतना तो उससे पता चलता है कि एक चेयर मूव नहीं कर सकती, एक चेयर ग्रो नहीं कर सकती, जबकि एक प्लांट ग्रो कर सकता है। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करता है रिस्पॉन्स, उसमें लाइफ प्रोसेसेस होती है। लेकिन जब हम इस डिफरेंशिएशन में बहुत डीप चले जाते हैं तो सवाल उठता है, जैसे कुछ एंटिटीज होते हैं जिन्हें हम ना तो लिविंग कंसीडर करते हैं ना नॉन लिविंग कंसीडर करते हैं, जैसे वायरसेस। ये वायरसेस क्या है? ये कुछ ऐसी एंटिटीज हैं दैट मार्क्स अ डिमार्केशन लाइन between livings and non livings। मतलब वायरसेस जब आउटसाइड द होस्ट सेल होते हैं, इन्हें हम कंसीडर करते हैं नॉन लिविंग एंटिटीज यानी कि नॉन लिविंग्स। और जब यही वायरसेस इनसाइड द होस्ट सेल चले जाते हैं
इनसाइड द होस्ट सेल, यानी कि किसी लिविंग सेल के अंदर जब ये चले जाते हैं तो ये उनकी सेलुलर मशीनरी को टेक ओवर करते हैं और खुद की प्रोजेनी को बढ़ाते हैं, तब ये लिविंग्स बन जाते हैं। अब इसीलिए हम कुछ क्राइटेरिया रखते हैं किसी चीज को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी ऑर्गेनिज्म को ये ठहराना कि वेदर वो लिविंग है या वो नॉन लिविंग है। उन्हीं क्राइटेरियाज में जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्राइटेरिया बनता है लाइफ प्रोसेसेस का। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या होना चाहिए? लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन करना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन करना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ट्रांसपोर्टेशन करना चाहिए, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन करना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग ऑर्गेनिज्म ठहराती है। अब लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन तो आपको समझ में आएगी कि ये कुछ बेसिक एक्टिविटीज होते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है ताकि खुद को जिंदा रखे। बिल्कुल आसान, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है इसमें। अब अगर हम देखेंगे कि बायोलॉजी या साइंटिस्ट ने लाइफ को किस तरह से डिफाइन किया, हम कहेंगे लाइफ इज ए self-regulated complex system of molecules wherein reactions are going on continuously, leading to its maintenance, growth, rapier, ग्रोथ एंड रैपियर। अब लाइफ क्या है? सेल्फ रेगुलेटेड कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल है। कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? अगर हम देखेंगे, देखिए लाइफ प्रोसेस का ये मैं जो समझा रहा हूं अभी, ये डेफिनेशन आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कुछ आइडिया मिलेगा आपको कि बेसिकली जो हम मेटाबॉलिज्म पढ़ने जा रहे हैं अभी, जब समझोगे कि हर लाइफ साइंस के पीछे की केमिस्ट्री क्या होती है, हर लाइफ प्रोसेस के पीछे की जो केमिकल रिएक्शंस होती है, लाइफ प्रोसेसेस आप जो फिजिकली फील करते हो उसके पीछे की जो केमिस्ट्री होती है, वो जो मेटाबॉलिज्म होता है, वो जो केमिकल रिएक्शंस होती है, वो हम इससे समझेंगे। मैंने कहा कॉम्प्लेक्स सिस्टम में मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर हम देखेंगे हमारी जो हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से बना है। अगर हम सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे सेल, ये सेल किस चीज की बनी है? ये सेल बनी है कुछ मॉलिक्यूल्स की, बी दैट माइक्रो और मैक्रो, हम उसे कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स। उन्हीं बायो मॉलिक्यूल से बना होता है सेल ऑर्गेनेलीज, तभी सेल ऑर्गेनेली से बन जाती है सेल। फिर जब सेल की डिवीजन होने लगती है, सेल के मजमूए को टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू से लेके बनता है ग्रुप ऑफ टिश्यूज, बनता है ऑर्गन्स। इसी तरह बनता है फिर ऑर्गन सिस्टम। फिर बनता है ऑर्गेनिज्म। सोचो, हम बात करते हैं लाइफ प्रोसेस की, जो कि एक ऑर्गेनिज्म में होती है। अब इस ऑर्गेनिज्म में लाइफ प्रोसेसेस होती है।
वो लाइफ प्रोसेस जो होती है जिसे हम फिजिकली देख पाते हैं, फील करते हैं, कहीं ना कहीं उसके पीछे की जो केमिस्ट्री होती है वो केमिस्ट्री इस लाइफ की सेल में होती है। ये सारी रिएक्शन सेल में होती है। मिसाल में अभी पढ़ा रहा हूं, अभी मेरे शरीर के अंदर केमिकल रिएक्शंस कंटिन्यूअसली होते हैं। रात में हम सोते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि बॉडी कोई रिएक्शन ही नहीं करती, बॉडी में रिएक्शंस कंटिन्यूअसली होते हैं, ठीक है। अब जो ये रिएक्शंस, वेरिंग रिएक्शंस आर गोइंग ऑन कंटिन्यूअसली, जिसकी बिना पे हम खुद को मेंटेन करते हैं, ग्रोथ करते हैं, रिपेयर करते हैं। चाहे आप न्यूट्रिशन पढ़ते हो, चाहे रेस्पिरेशन पढ़ते हो, उनके पीछे की मैं सारी केमिस्ट्री जो बता रहा हूं वही रिएक्शंस, उन्हीं रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म खुद एक लाइफ प्रोसेस है। अगर मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो लाइफ मेंटेन ही नहीं रहेगी जमीन पे। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, जो मैंने यहां लिखा, wherein reactions are going on continuously, ये सारी रिएक्शंस जो बॉडी में होती है, ये सारी रिएक्शंस को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अब मैं क्या लिखूंगा, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम टोटल ऑफ रिएक्शंस, द सम टोटल ऑफ रिएक्शंस that occurs inside the living organism। उन सारी रिएक्शंस को बोला जाता है मेटाबॉलिज्म। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हो, आपके शरीर के अंदर रिएक्शंस कंटिन्यूअसली हो रही है, तो वो सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिज्म कहलाती है। अब रिएक्शंस हमारी बॉडी में दो टाइप के होते हैं, यानी मेटाबॉलिज्म के अंदर दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है इसमें एनाबॉलिज्म, दूसरा होता है इसमें कैटाबॉलिज्म। आप लाइफ प्रोसेस को यहां से स्टार्ट कर सकते हो। द मेटाबॉलिज्म इज वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। हमें ये प्रूव करना है कि वाकई में मेटाबॉलिज्म लाइफ प्रोसेस है या नहीं। पीछे का सेंस क्या है, अगर आपको लगता है कोई प्रोसेस के बगैर भी हम अपनी लाइफ को मेंटेन कर सकते हैं, तो वो वाली एक्टिविटी लाइफ प्रोसेस नहीं होगी। यानी कि जिसके बगैर हम लाइफ को मेंटेन कर पाएंगे, जाहिर सी बात है वो लाइफ प्रोसेस नहीं होगी। अब जिसकी वजह से हम, यानी कि जो बहुत एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक है, जिसकी वजह से हम अपनी बॉडी को, अपनी लाइफ को मेंटेन कर पाते हैं, वो लाइफ प्रोसेस बन जाती है। तो मेटाबॉलिज्म भी क्या है, लाइफ प्रोसेस है। द सम टोटल ऑफ रिएक्शंस, वो सारे रिएक्शंस जो हमारे बॉडी के अंदर होती है उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में दो किस्म की रिएक्शंस होती है, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में हम क्या करते हैं, एनाबॉलिज्म में हमारी बॉडी छोटे छोटे सिंपलर चीजों से एक बड़ा कॉम्प्लेक्स चीज बनाती है। यानी कि मैं कहूंगा एनाबॉलिज्म इज अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस। इट्स अ कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस, जिसमें क्या होता है, a complex molecule or an object banda is formed from simpler ones। मिसाल, लेट्स टेक एन एग्जांपल। हमारे शरीर में ऐसा क्या बनता है जो छोटी छोटी चीजों से बनता है, जैसे प्रोटीन्स है। अगर हम देखेंगे प्रोटीन्स किस चीज के बने होते हैं, एमिनो एसिड्स के। एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एमिनो एसिड से बनता है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स एक मैक्रोमोलिक्यूल्स है जो बने होते हैं सिंपलर वंस से। तो ये प्रोसेस जिसमें एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मटेरियल बनता है छोटे छोटे चीजों से, छोटे छोटे
सबस्टेंसेस से, उसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। हमारे शरीर में ऐसे होते हैं, जैसे प्लांट्स में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, फूड बनता है। फूड एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बनता है सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, यानी कि छोटी छोटी चीजों से बड़ा चीज जब बन जाता है, बड़ा एक कॉम्प्लेक्स चीज बनता है, तो सिंपलर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से बनता है, जैसे कार्बन, वाटर एक्सेट्रा से बनता है और बनता है फूड। तो ये फूड क्या है, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जो कि सिंपलर वन से बनता है, इसको हम बोलते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। कैटाबॉलिक प्रोसेस में क्या होता है, कैटाबॉलिक प्रोसेस में यही जो बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है ये टूट जाता है इनटू सिंपलर वंस। जैसे यही फूड जो था, जो अभी तक एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था, यही फूड ब्रेक हो जाता है इनटू सिंपलर वंस में, और क्या देता है, लिबरेटिंग एनर्जी। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल का ब्रेक होना सिंपलर वंस में, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में, और लिबरेट करता है एनर्जी, इन प्रोसेसेस को बोला जाता है कैटाबॉलिज्म। तो अब मेटाबॉलिज्म में मैंने क्या पढ़ाया आप लोगों को कि मेटाबॉलिज्म में सम टोटल ऑफ रिएक्शंस होती है, जिसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस आती हैं और कैटाबॉलिक रिएक्शंस आते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस को हम कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस बोलते हैं, जिनमें छोटे छोटे सब्सटेंस से कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस बन जाता है, और कैटाबॉलिक प्रोसेसेस को हम डिस्ट्रक्टिव प्रोसेसेस कहते हैं। अब ऐसा मान लो, जब हम कोई मकान बनाते हैं, ईंटों से मकान बनाते हैं, ठीक है, जब हम छोटी छोटी ईंटों को मिलाकर मकान बनाते हैं तो वो बनता है एनाबॉलिक प्रोसेस। फिर जब हम डिमोलिश करते हैं उस मकान को, दैट इज कैटाबॉलिक प्रोसेस। एंड कलेक्टिवली anabolic and catabolic processes are called metabolism, and this metabolism is the chemistry behind all life processes. अब इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन। जनरली यहां से स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस, लेकिन मैंने आपको पहले मेटाबॉलिज्म समझाया, क्योंकि उस न्यूट्रिशन के पीछे की जो केमिस्ट्री है वो मेटाबॉलिज्म है। समझेंगे कि ये न्यूट्रिशन होता है क्या है। मैं कहूंगा न्यूट्रिशन एज पर द डेफिनेशन क्या होता है, द प्रोसेस of obtaining and utilization of food by an organism दो चीजें यहां पे हैं, obtaining of food and then its utilization। क्या क्या है इसमें, एक तो है obtaining of food and दूसरा है it is utilized। obtaining का मतलब क्या होता है कि वो acquire कहां से करता है, कैसे करता है, कैसे वो obtain करता है, उसके बाद वो उसको effectively यूज कैसे करता है। utilization is simply the effective usage। utilization means it is effectively usage, कैसे वो इसको इफेक्टिव यूज करता है, सही से इस्तेमाल करता है। अब अगर हम देखेंगे कि न्यूट्रिशन फूड से डील करता है, किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता है फूड, क्या वो ये खुद बनाता है या वो बाकियों पे डिपेंड करता है। फिर हम इस पे भी पढ़ेंगे मोड्स, ये टाइप्स पढ़ेंगे, या वो ऑटोट्रॉफिक होगा या वो हेटेरोट्रॉफिक होगा,
फिर उसके बाद उसकी यूटिलाइजेशन कैसे होती है। तो ये जो फूड है, नाउ द क्वेश्चन इज, हम न्यूट्रिशन करते ही क्यों है? हम न्यूट्रिशन करते ही क्यों है? जैसे पहले ही मैंने कहा कि न्यूट्रिशन भी एक लाइफ प्रोसेस है, इसके बगैर लाइफ मेंटेन ही नहीं होगी। तो इस न्यूट्रिशन में जो फूड है, इस फूड से हमें क्या मिलता है? हमें एनर्जी मिलती है। और ये एनर्जी हमें किस लिए होती है? ताकि हम ग्रो करें, ताकि हम अपनी बॉडी को रिपेयर करें, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि हम लाइफ को मेंटेन करते हैं। अब फूड में ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम ग्रो भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं अपनी बॉडी को? तो चलिए इस फूड को थोड़ा सा यहां डिस्कस करें। फूड क्या होता है? ए फूड जो है इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। A kind of fuel जिसमें न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। ये न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? ये इसके कंपोनेंट्स होते हैं। These are the components of food. Components of food. इन न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाता है? इनमें आता है कार्बोहाइड्रेट्स, इनमें आता है फैट्स, इनमें आता है प्रोटीन्स, इनमें आता है विटामिन्स, इनमें आता है मिनरल्स, वाटर, रफेज एक्स्ट्रा। अब अगर हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को बोला जाता है दीज आर द एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड्स। तो इस चीज के लिए हम ये फूड इस्तेमाल करते हैं ताकि हमें एनर्जी मिले। दूसरा इसमें प्रोटीन्स, जिन्हें हम बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बिल्डिंग फूड्स। और विटामिन्स एंड मिनरल्स को बोलते हैं डिफेंसिव फूड्स। ये हमें बीमारियों से बचाते हैं। आई होप तुम्हें ये अच्छे से समझ में आ गया। अब मैंने क्या कहा, नक्शल में कहेंगे हम न्यूट्रिशन में हमने क्या बोला? न्यूट्रिशन होता है वो प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, और प्रोकरिंग भी कह सकते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग एंड यूटिलाइजेशन। किस चीज की? प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड इट इज यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन मतलब हम इसे सही से इफेक्टिवली यूज में कैसे लाते हैं, तो उसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब न्यूट्रिशन में आप लोगों को पढ़ना है, इसके टाइप्स, फिर मोड्स पढ़ने हैं। अभी मैं बस ओवरव्यू दे रहा हूं, हम सीरियल वाइज लाएंगे फिर लेक्चर सीरीज, जिसमें हम डिटेल में आपको ये सब एक्सप्लेन करेंगे। न्यूट्रिशन का अलग सा टॉपिक होगा, तो अभी थोड़ा थोड़ा ऊपर से ही हम कहेंगे। न्यूट्रिशन में आपको पढ़ना है इसकी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ऑब्टेन कैसे करते हैं। दूसरा पढ़ना है हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कौन सी न्यूट्रिशन होती है? जिसमें एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद ही बना पाता है। प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म prepares its food by themselves। ये खुद ही बनाते हैं। तो इसमें भी दो पढ़ने हैं हमें, फोटोसिंथेसिस पढ़ना है और कीमोसिंथेसिस पढ़ना है। हेटेरोट्रॉफिस में क्या होता है कि ये खुद ही अपना ग़िज़ा खुद नहीं बना पाते हैं, बल्कि बाकियों पे डिपेंड रखते हैं। तो फिर इसके भी टाइप्स पढ़ने हैं हमें, जैसे होलोजाइक है, सैप्रोफिटिक है, पैरासिटिक है। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्ड में लाएंगे। उसके बाद तो जो नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस है दैट इज रेस्पिरेशन। अब हम समझेंगे कि ये रेस्पिरेशन क्या होती है।
अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे, लेमन लैंग्वेज में समझेंगे रेस्पिरेशन क्या होता है, तो सिंपली मैं कहूंगा इज जस्ट द ब्रेक डाउन ऑफ फूड। जो फूड हमने लिया था उस फूड को अब हम ब्रेक डाउन करते हैं। अब ब्रेक डाउन क्यों करते हैं? ताकि एनर्जी रिलीज हो, ताकि हमें एनर्जी मिले, और उसी एनर्जी की वजह से हम फिर अपनी लाइफ को मेंटेन करें। अब रेस्पिरेशन क्या है? सो इट इज, respiration is an oxidative breakdown of food, releasing small packets of energy in the form of ATP. This is adenosine triphosphate. अब ऑक्सीडेटिव ब्रेकडाउन मतलब रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है, वैसे इसके दो किस्में हैं, एक है एनारोबिक, दूसरा है एरोबिक। एनारोबिक में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होती है, और एरोबिक में ऑक्सीजन की वजह से रेस्पिरेशन होती है, जिसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन की मदद से फूड की ब्रेकडाउन हो जाती है और उससे एनर्जी मिलती है जो स्टोर रहती है एटीपी के बॉन्ड्स में। अब अगर मैं ऐसे लिखूं, नेक्स्ट डेफिनेशन इज रेस्पिरेशन, ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस। अब समझिए यहाँ पे रेस्पिरेशन खाली सांस लेना और सांस छोड़ने तक कन्फाइनड नहीं होती। सो इट्स अ बायोकेमिकल प्रोसेस जो लिविंग सेल्स के अंदर होती है, ऑफ एंजाइम मीडिएटेड, एंजाइम मीडिएटेड, यानी कि जिसमें एंजाइम्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यानी एंजाइम्स के बगैर ये प्रोसेस नहीं हो पाएगी। सर ये एंजाइम क्या होता है? ये एंजाइम्स दीज आर लाइक द कैटालिस्ट्स, ये बॉडी में मानो हेल्पर्स की तरह है जो रिएक्शन को प्रोसीड कराते हैं वेरी फास्ट। यानी अगर एंजाइम्स नहीं होते तो ये रेस्पिरेशन आसानी से नहीं होती। बायोकेमिकल प्रोसेस ऑफ एंजाइम मीडिएटेड, और ये है स्टेप वाइज ब्रेकडाउन। अब आपने समझा ऊपर कि इसमें ब्रेकडाउन ऑफ फूड होता है, लेकिन वो स्टेप वाइज होता है। ऐसा नहीं कि एक ही स्टेप में सारी रेस्पिरेशन होती है, नहीं, इसमें स्टेप वाइज ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो जाता है। जिसे हम पढ़ते हैं स्टेप वाइज, जैसे पहला स्टेप है ग्लाइकोलिसिस, फिर उसके बाद ये रिलीज करता है, रिलीजिंग स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसको हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। यानी जब हमारी बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है तो एटीपी दोबारा से ब्रेक होता है, एडीपी में, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में, और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और इसमें एनर्जी निकलती है, वो एनर्जी हम एफिशिएंटली यूज करते हैं। तो अब क्या समझा हमने? रेस्पिरेशन क्या है? ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है, यानी कि ये हमेशा इनसाइड द लिविंग सेल्स में ही होती है, और इसमें एंजाइम्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है जो रिएक्शन को फास्ट कराते हैं, और ये स्टेप वाइज हो जाती है, जिसमें स्टेप वाइज ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है ताकि उस फूड से एनर्जी निकले जो फिर हमें लाइफ को मेंटेन करने में मदद करती है। अब ये जो रेस्पिरेशन है इसके टाइप्स होते हैं। एक रेस्पिरेशन होती है जो इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, यानी कि ऑक्सीजन के बगैर होती है, और दूसरी होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है।
जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बगैर होती है उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और दूसरी रेस्पिरेशन होती है जो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होती है, उसको बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन उनमें होती है जिन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे वी ह्यूमंस, हमें एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें एरोबिक रेस्पिरेशन होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा एटीपीज बनते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन उनमें होती है जिन्हें एनर्जी की कम ज़रूरत होती है, यानी कि जिनमें एटीपी कम बनते हैं। और तीसरी, इसे हम फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। आपने यीस्ट्स में देखा होगा या लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि फर्मेंटेशन कैसे होती है, तो वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होती है, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होती है। और तीसरा होता है इन लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब पूरा ऑक्सीजन ना मिले, रेस्पिरेशन तब भी होती है, लेकिन पूरा ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से मसल सेल्स में क्रैम्प्स पैदा होते हैं, तो ये होती है मसल सेल्स में लैक ऑफ ऑक्सीजन। इसे भी हम डिटेल में पढ़ेंगे आने वाले लेक्चर में, तो फिलहाल के लिए इतना ओवरव्यू काफी है। अब उसके बाद हमें पढ़ना है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हमने क्या पढ़ना है? न्यूट्रिशन यानी फूड जो हमने लिया, उसमें जितने एसेंशियल चीजें हमें मिली या ऑक्सीजन हमें हर सेल तक पहुंचाना होता है, उस लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में हम क्या करते हैं, जितने भी एसेंशियल चीजें होती हैं या ऑक्सीजन होता है, हर सेल तक हमें ये पहुंचाना होता है, तो ये हम जिस लाइफ प्रोसेस की वजह से पहुंचाते हैं, उस लाइफ प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन। वी कॉल दैट ट्रांसपोर्टेशन। अब ये सारा करके बॉडी के अंदर कुछ वेस्ट बन जाता है, जिसे हमारी बॉडी को जरूरी होता है एलिमिनेट करना, एंड वो भी खुद में एक लाइफ प्रोसेस है। उन वेस्ट्स का एलिमिनेशन भी खुद में एक लाइफ प्रोसेस है, एंड वी कॉल दैट एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है? इट्स सिंपली द रिमूवल ऑफ वेस्ट्स। ये वेस्ट्स क्या बनते हैं? जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी बनते हैं हमारी बॉडी में, जिनका निकालना बहुत जरूरी होता है। रिमूवल ऑफ वेस्ट्स या वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम आवर बॉडी, उस प्रोसेस को कहते हैं एक्सक्रीशन। वी कॉल इट एक्सक्रीशन। ज्यादातर इसमें नाइट्रोजिनस वेस्ट बनता है, जिसका निकालना बहुत ही जरूरी होता है बॉडी के लिए। अगर ये वेस्ट बॉडी में ज्यादा देर तक रहें तो ये टॉक्सिक फॉर्म में तब्दील होते हैं, तो फिर वो बॉडी के लिए बहुत ही लीथल साबित होते हैं। तो लाइफ प्रोसेस में अभी तक हमने ये पढ़ा कि सबसे पहले पढ़ा हमने लाइफ प्रोसेस क्या होती है। लाइफ प्रोसेस उन बुनियादी काम को कहते हैं जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है ताकि खुद को जिंदा रख पाए। फिर उसके बाद मैंने कहा न्यूट्रिशन में हमने कहा कि किस तरह से एक ऑर्गेनिज्म फूड ऑब्टेन करता है, फिर उसको किस तरह से एफिशिएंटली यूज करता है, यानी कि यूटिलाइज करता है। फिर हमने पढ़ा न्यूट्रिशन के टाइप्स होते हैं, जैसे ओवरव्यू लिया। हमने पढ़ा कि ऑटोट्रॉफिक होता है, हेटेरोट्रॉफिक होता है। फिर हेटेरोट्रॉफिक में मैंने कहा कि हमें पढ़ना है होलोजाइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ना है, सैप्रोफिटिक पढ़ना है, पैरासिटिक पढ़ना है, या हमें ऑटोट्रॉपिक में पढ़ना है फोटोसिंथेसिस पढ़नी है, हमें पढ़ना है कीमोसिंथेसिस। उसके बाद हमने पढ़ा
रेस्पायरेशन में मैंने समझाया आप लोगों को कि किस तरह से फूड का ब्रेकडाउन हो जाता है और किस तरह से एनर्जी मिलती है, फिर वो किस तरह से हमारी बॉडी को मेंटेन करने में मदद करती है। उसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसपोर्टेशन। अब जितनी इतनी एसेंशियल चीजें जो थी उनको बॉडी में कैसे हम हर सेल तक पहुंचाते हैं। फिर उसके बाद हमने पढ़ा एक्सक्रीशन, बॉडी में जितने भी वेस्टेज बने उनको निकालना कितना जरूरी होता है, और वो हम जिस सिस्टम से निकालते हैं उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम बोलते हैं। ये सब लाइफ प्रोसेस का अलग अलग से हम एक डिटेल लेक्चर लाएंगे, उसमें हम ये आपके लिए पूरा समझाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।